हर कोई यहाँ गुलाम है, हर कोई यहाँ गुलाम है, कोई इश्क का, कोई प्यार का, तो कोई BHU के दीदार का। हम तो BHU के हो चुके हैं, आप भी जल्दी आइए BHU में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे CHS BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2011 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस का। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ATP मॉलिक्यूल्स किस में बनते हैं, इनमें से किस में बनते हैं? तो बेटा ATP मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पहली बात तो बेटा ATP मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे लिए? एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो कि हम लोगों को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ATP क्या देता है? एनर्जी देता है रेस्पिरेशन के बाद। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम दूसरे काम क्या है, न्यूक्लियस भी दूसरे किसी काम का है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन, प्रोड्यूस्ड इन, तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बात कर ले अगर बाकी सभी की, न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल ऑफ सेल, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ओके। लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम सेल के डाइजेशन में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी भी सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ को पैक करना है, कौन चीज़ें कहाँ जानी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? गोल्जी बॉडी, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ओके। क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है कब? तो पहला है माइटोसिस, दूसरा कंजुगेशन, तीसरा है जाइगोट फॉर्मेशन एंड लास्ट है आपका मियोसिस। क्वेश्चन क्या है? आधा हो जाना, हाफ। तो पहले है माइटोसिस। बेटा माइटोसिस क्या होता है? 2n सेल से 2n सेल ही बनता है, मतलब डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल बनता है, इसमें क्रोमोसोम का लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजुगेशन। इसमें क्या होता है? दो अलग अलग सेल मिलते हैं और फिर सेल, दो अलग अलग सेल ही बना लेते हैं। ये जनरली आपको देखा गया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। इसमें क्या होते हैं कि दो सेल्स मिलते हैं और फिर आपस में इंटरचेंज करते हैं कुछ मटेरियल का, और फिर से ये अलग फ्रेश न्यू सेल बना लेते हैं। दो मतलब दो मिले फिर दो बन गए। तो यहाँ पे जितने क्रोमोसोम लेके चले थे उतने क्रोमोसोम आ गए हमारे, किसमें? कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ भी हाफ नहीं हुआ क्रोमोसोम। नेक्स्ट जाइगोट का फॉर्मेशन। भैया जाइगोट के फॉर्मेशन में तो 2n आता है, मतलब एक गैमिट, मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिला और बन जाता है हमारा 2n। तो यहाँ तो डबल हो गया, यहाँ पे बात कर रहा है आधा, मतलब मियोसिस। अब हमारे पास ऑप्शन भी बचा है मियोसिस। यहाँ पे क्या होता है? जनरली डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2n, अगर 46 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो वो मियोसिस से अगर डिवाइड होता है तो 23, 23, 23, 23 वाले 4 सेल्स बनेंगे। इसलिए हमारा क्या आंसर होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग मियोसिस, ओके। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। पारामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पारामीशियम किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा पारामीशियम जो है वो आता है आपको प्रोटिस्टा ग्रुप में, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है, क्लियर। अब देखिए कि इसका उदाहरण है, तो देखिए प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एंजियोस्पर्म, एल्गी। तो मानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि प्रोकैरियोट्स अलग होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर ये तीनों होते हैं,
ये दोनों होते हैं। यूकैरियोट्स का ही एक एग्जांपल है एंजियोस्पर्म भी, एल्गी भी। बट पारामीशियम एक प्रोटिस्टा है जो अलग किंगडम है, तो ये तो दोनों किंगडम प्लांटी के हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन फ्रेश ऑप्शन बचा है ये वाला, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पारामीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा, डायबिटीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड ड्यू टू, मतलब मनुष्यों में मधुमेह कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी से, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से। तो ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की कमी से होता है आपको डायबिटीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको हो जाता है डायबिटीज। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से होता है हम लोगों को ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं घेघा रोग, ये गर्दन का ऊपर बड़ा हो जाता है ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट होता है डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से, मतलब रक्त की कमी से होता है क्या, एनीमिया, कमजोरी। ज्यादातर ये लड़कियों में होता है एनीमिया, ब्लड लॉस के कारण एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी से होता है बेटा ब्रेथलेसनेस, बोलते हैं इसको, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दम फूलने लगेगा आपका, सांस लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे होने लगता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेथलेसनेस, सांस की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पढ़ते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, कौन दिया है, तो किसने दिया था, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। आगे आपका लेमार्किज्म, लेमार्क, डिवराइस और लॉरेंस, यहाँ पे लॉरेंस ना होगा बेटा, कॉरेंस होगा ये, ठीक है। क्या है बताता हूं मैं। लेमार्क ने दिया था एक थ्योरी जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला उन्होंने कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने प्रैक्टिस से कोई कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर ऐसा कोई काम करें जिससे मेरा दाहिना हाथ बहुत लंबा हो जाए, तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रोजेनी, हमारे बच्चे में भी दाहिना हाथ लंबा होगा, उनका ये कहना था। उन्होंने इस थ्योरी को कैमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि कैमल्स जो गर्दन ऊंचा करके चलते हैं वो उनकी प्रैक्टिस का नतीजा है, मतलब उन्होंने ये इनहेरिट किया है, कैसे, एक्वायर्ड करके, मतलब बार बार प्रैक्टिस किए पैर का तना ऊपर खाने के लिए, और उनमें ये कैरेक्टर डेवलप हो गया, और इस तरह से फिर पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट कैमल्स में क्या होगा, ये डेवलप होता चला गया। तो लेमार्क ने ये दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का थ्योरी। डिवराइस, डिवराइस ने दिया था बेटा म्यूटेशन का थ्योरी, म्यूटेशनल थ्योरी। ये क्या है, इसमें इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स में अचानक कोई चेंज हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, ये है म्यूटेशन थ्योरी। आपका नेक्स्ट डार्विन थ्योरी जो बताया कि नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक है। और कॉरेंस ने क्या किया था, इन्होंने दिया था बेटा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी तो मेंडल ने दिया था, बिल्कुल सही बात है बेटा, मेंडल ने दिया था, बट उनके जो रिसर्च थे उसको लोगों के सामने कॉरेंस, डिवराइस, ये इन्होंने, ये डिवराइस और टेस्टमार्क, तीन साइंटिस्ट ने मिल करके प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को डेवलप किया था, जो कि मेंडल का था, क्योंकि मेंडल के जो कैलकुलेशंस थे वो इतने टफ थे
इतने टफ थे कि वो नॉर्मल उस समय की आम जनता को समझ से बाहर था। तो उसको इजी उस समय आम जनता तक पहुंचाने का काम किया था कॉरेंस ने, ठीक है, ह्यूगो डे व्राइस और टेस्कमार्क के साथ, जो कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, जिसकी स्टडी मेंडल्स करके मर चुके थे। मरने के बाद उनके प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को हम लोग आज इतना पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, सॉरी, क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? हाउस फ्लाई मतलब जो आपके आसपास घरों में जनरली हमारे खाने पर जो भिनकता रहता है मक्खी, उसको बोलते हैं हम लोग हाउस फ्लाई, ठीक है। तो हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। यहाँ पे मक्खी मिस्टेक छूट गया है, कोई बात नहीं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बिस्टॉन पेट्यूलेरिया और मस्का डोमेस्टिका। अब ध्यान दीजिएगा, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना किसका है ये सब समझ लेंगे, अपने आप आंसर बताएंगे। पेरीप्लानेटा अमेरिका किसका है? कॉकरोच को बोलते हैं हम लोग पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये आपको फ्रूट फ्लाई, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रूट फ्लाई, जो फलों पे भौरे की तरह मंडराते रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रूट फ्लाई। बिस्टॉन बेट्यूलेरिया, ये होते हैं पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ, ये क्या होते हैं? फतिंगा टाइप का होता है बेटा, जो जनरली अनाज बहुत दिनों से अगर पड़ा हुआ कोई सामान है, अनाज है या कोई भी बहुत पुराना फल है जिसपे सड़ने लगा है, तो उस पे ये पेपर्ड मॉथ बहुत फुदकते रहते हैं। दूसरा है मस्का डोमेस्टिका, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, जो आपके घर में, आंगन में, आसपास खाने पर फैलता रहता है हमेशा, और ये सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है आज के डेट में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें आप लोग। चलिए, नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब वैसे पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जो एक से ही दो बना हो कभी, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में सेग्रीगेशन कब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का? तो मियोसिस, आपको पता होगा कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 2 स्टेप में क्लियर होता है। मियोसिस 1 में भी आपको पता होगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं, और फिर 2 में भी होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेज में क्या होता है बेटा, कि होमोलोगस क्रोमोसोम तो बनता है, मतलब क्रोमोसोम वहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होने का बात ही नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर या फिर क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रोमोसोम का बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम। दूसरा है आपका मेटाफेज। यहां पे क्या होते हैं बेटा? यहां पे होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, और इक्वेटोरियल प्लेट पे, जो आपका इक्वेटोरियल प्लेट है यहां पर, अगर आप सेल्स के अंदर देखेंगे सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्लेट पे, एक लाइन में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये मेटाफेज में बनता है। एनाफेज 1, एनाफेज 1 क्या है? मियोसिस 1 का पार्ट है। वहीं पर ये जो प्लेट बन गए हैं, अब ये क्या होंगे? अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट में ये आगे बढ़ करके क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ये समजात क्रोमोसोम अपने अपने अलग अलग आते हैं। तो ये हमका एनाफेज होगा, इसका आंसर एनाफेज 1। बिकॉज एनाफेज 2 में ऐसा कोई प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर एनाफेज 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर
मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक दाता, ठीक है, मतलब किसी को भी दे सकता है जो ब्लड, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर। इसके जस्ट अपोजिट होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब सर्वग्राही उसको बोलते हैं, जो सबसे ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं जो किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो, और ओ खुद को भी दे सकते हैं, खुद वाले ग्रुप सेम ग्रुप को ही दे सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं किसको? बी को, ए बी को बोलते हैं। वो सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और खुद वाले ग्रुप से तो कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यूनिवर्सल डोनर, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ओ। ओके, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। द एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म का उदाहरण क्या है? अब देखिए पाइनस, साइकस, ये दोनों तो एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म के। फ्यूनेरिया एग्जाम्पल है आपका किसका? ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पाइसम, मतलब वही पाइसम, पी फैमिली, पाइसम सटाइवम, याद होगा, तो पाइसम इसी से बना पी। तो ये क्या हमारा? एंजियोस्पर्म, इसलिए आंसर इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। आरबीसी न्यूक्लियस नहीं है, किसमें? फिश में, मैमल्स में, बर्ड्स में, टैडपोल में। तो बेटा मैमल्स, हम लोगों के बॉडी में आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यही कारण है कि आरबीसी को सेल ना बोल करके हम लोग कॉर्पसल्स बोलते हैं। बहुत लोग बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स, बट ये गलत है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज द रियल मीनिंग ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स का मतलब ही होता है कि जिसका सेल कंप्लीट नहीं हो, मतलब न्यूक्लियस नहीं हो, ठीक है। तो कॉर्पसल्स याद रखिएगा। तो याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैमल्स में होता है कि किस में होता है, इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर एमिनो एसिड। तो बेटा एमिनो एसिड और प्रोटीन ये दोनों तो एक ही हैं, क्योंकि एमिनो एसिड के ही पॉलीमर्स बन के बनाते हैं प्रोटीन्स। तो आपका ये दोनों कैरेक्टर एक हो गया। दूसरा है विटामिन्स। तो विटामिन्स बेटा हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो एनर्जी जो काम करता है वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसीलिए आप अगर याद होगा आपको या ध्यान होगा कि कभी जब कमजोरी फील होती है तो क्या करते हैं हम लोग? अरे झट से एक गिलास ग्लूकोज घोलो और पी लो, और फिर देखो थोड़ी देर में 5 मिनट में एनर्जी फुल। वो क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी और बहुत तेजी से एनर्जी हमारे बॉडी को देता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following organ can be called as sort of blood bank for body's requirement? मतलब देखिए बाहर में तो ब्लड बैंक होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर खुद से क्या है? एक ब्लड बैंक है, एक नेचुरल ब्लड बैंक है। उसको हम लोग पूछ रहा है कि वो ब्लड बैंक कौन है। जैसे जब भी हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होगी, फील होगी कमी की, नहीं कमी आ रही है ब्लड में, कुछ बॉडी में कमी आ रही है ब्लड की, तो वो कहाँ से पूरा होता है? तो वो होता है प्लीहा, स्प्लीन से पूरा होता है ब्लड में, बॉडी में ब्लड की कमी पूरा होता है, क्योंकि यहीं पे आरबीसी स्टोर होते हैं। और ये जनरली देखिए प्लीहा का जो मेन काम होता है वो होता है एक लिम्फ ऑर्गन है, ये है एक लिम्फेटिक ऑर्गन जो कि क्या करता है? हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लंग्स आप जानते ही हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लीवर जानते ही हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है।
डाइजेशन ऑफ फैट। और हार्ट ये भी पता है क्या होता है, सर्कुलेशन। प्लीहा क्या करता है कि यहाँ पे ब्लड स्टोर भी होता है और जो भी आपके बॉडी के WBC RBC नष्ट होते हैं वो भी यहीं पे आते हैं, और हमारी बॉडी को और कम पड़ा ब्लड तो वो भी स्प्लीन से ही लेकर के फिर बॉडी हमारी काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन डिजॉल्व्ड इज प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन फाउंड इन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में, ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो जनरली कहाँ पे होता है, RBC सेल के ऊपर होता है कोटिंग के फॉर्म में। बट यहाँ पे कह रहा है क्या कि नहीं, RBC में नहीं, प्लाज्मा में किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो भैया ह्यूमन के अंदर तो RBC के ऊपर होता है हीमोग्लोबिन, मेढक के अंदर भी RBC के ऊपर पाया जाता है, पक्षी में भी यही चीज़ है। तो किस में पाया जाता है, अर्थवर्म में जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में पाया जाता है, सॉरी प्लाज्मा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे RBC होता ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। इन अर्थवर्म क्लाइटेलम रीजन इज फाउंड फ्रॉम। देखिए अर्थवर्म की जो बॉडी होती है अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे एन्यूलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में टूटा हुआ रहता है। इस एक को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग की जाती है। तो जो 14 से 16वां वाला जो होता है आपका सेगमेंट, उसमें पाया जाता है क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम रीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोटैटो ईटन एज वेजिटेबल्स बाय ह्यूमन। पोटैटो सभी मानव खाते हैं, हम खाते हैं, आप खाते हैं। तो ये पोटैटो का क्या भाग खाते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आम खाते हैं तो हमको पता है कि आम का हम लोग क्या खाते हैं, फल खा रहे हैं। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि पोटैटो ईटन एज वेजिटेबल बाय ह्यूमन, पोटैटो जो खाते हैं हम लोग वो क्या खाते हैं, फ्रूट, स्टेम, लीफ या रूट। तो बेटा इसका हम लोग खाते हैं स्टेम, बिकॉज वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा पोटैटो जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने का एक रूपांतरित रूप है जिसको हम लोग फीड करते हैं फूड के फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है धतूरा स्ट्रेमोनियम, सोलेनम इनग्राम, मैंजीफेरा इंडिका और कुकुरबिटा मैक्सिमा। ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, मैंजीफेरा यहाँ पे एल नहीं होगा, मैंजीफेरा इंडिका होगा। नेक्स्ट है सोलेनम इनग्राम, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, ये एज इट इज BHU के हम लोग मतलब वहाँ से कॉपी किए हैं तो वहीं पे मिस्टेक थी ये, और इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, निग्रम होता है, सोलेनम निग्रम। अब ध्यान दीजिएगा धतूरा स्ट्रोमेनियम क्या है, इसको बोलते हैं बेटा, आप लोग सभी लोग चढ़ाए होंगे, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है धतूर, जानते हैं ना, तो उसी को धतूरा को बोलते हैं हम लोग, धतूरा इसको बोलते हैं धतूरा स्ट्रोमेनियम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थॉर्न एप्पल, कांटेदार सेब। आप देखेंगे तो चारों बगल से उसमें कांटीला कटीला पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग थॉर्न एप्पल। दूसरा है आपका सोलेनम निग्रम, इसको बोलते हैं बेटा मकोए, मकोए एक बहुत अच्छा फूल होता है उसको बोलते हैं हम लोग। मैंजीफेरा इंडिका, ये तो आप जानते ही हैं, यही है आपका आम, मैंगो। नेक्स्ट है कुकुरबिटा मैक्सिमा, इसको बोलते हैं हम लोग कोहड़ा, आपस में आप जानते होंगे कोहड़ा बोलते हैं, बहुत बड़ा सब्जी का पार्ट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या रहा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का, आम का एक वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा
इंडिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो बनेगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ये हमारा रॉ मटेरियल है ही नहीं, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए यहां पे क्लोरोफिल ये क्या है? ये तो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे फोटोसिंथेसिस होने वाला है। स्टार्च क्या है? ये तो आपका ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है हमारे लिए। तो जो मेरा मेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अगर आप चाहें तो अगर आप रिएक्शन इसका लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आप? चलिए देखिए यहां पे बात करते हैं हम लोग अगर आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से आप ऐसा फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? CO2 प्लस H2O बनाता है C6H12O6 प्लस O2। तो यहां पे आप पता चल रहा है क्या क्या? 6CO2, 6H2O और 6O2। यहां पे आपको चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये दोनों का रिएक्शन होगा, आपका बनेगा। तो रॉ मटेरियल इसी को ना कहेंगे जो हमारे लिए कच्चा मटेरियल है, जो क्या है? एक तरह से रिएक्टेंट है। तो रॉ मटेरियल का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? इसलिए आंसर इज डी। चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन? मलेरिया कौन करता है मानव शरीर के अंदर? ध्यान दीजिएगा, मलेरिया किससे होगा? तो देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अमीबा प्रोटियस, पारामीशियम ऑरेलिया, ऑरेटिया है बट ऑरेटिया नहीं होता, ऑरेलिया होता है, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। तो देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है आपका आंसर है। बट क्या होता है? देखिए ये दोनों कोई डिजीज, जनरली कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, सामान्यतः कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, नो इन द डिजीज। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसिस जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये इसलिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं क्योंकि ये जो है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसिस सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही पाया जाता है और यहाँ वहीं के लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ऐसा नहीं कि इंडिया में ये काटेगा तो हम लोगों को स्लीपिंग सिकनेस नहीं आएगी, बिल्कुल हमारे बॉडी में भी अगर ये प्रवेश करेगा तो हम लोगों को भी स्लीपिंग सिकनेस होगी ही होगी। ओके, तो हम बात करते हैं, देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इसके 4 और भी प्रजाति होते हैं जिसके कारण हम लोगों को मलेरिया हो सकता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के 4 प्रजाति होते हैं, 4 स्पेसीज होती है जो मलेरिया कॉज करता है सामान्यतः। कॉमन स्पेसीज है सबसे पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो अभी आपने पढ़ा ही है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा होता है प्लाज्मोडियम मैलेरी। अब ध्यान दीजिए ये 4 प्रजाति है, 4 में से कोई भी एक हमारे बॉडी में मलेरिया करने के लिए, मलेरिया को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जैसे यहाँ पे वाइवेक्स दे रखा है, वाइवेक्स की जगह पे अगर ओवेल रहता, फैल्सीपेरम, मलेरिया कोई भी रहता तो हमको मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि ये चारों स्पेसीज मलेरिया कॉज करते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगर इससे मलेरिया हुआ तो 1 हफ्ता में या तो ऊपर, नहीं तो बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग लेइंग मैमल्स? इसमें से कौन एग लेइंग मैमल्स है?
अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, पहले ये बताइए। अच्छा लग रहा है अगर तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए एकिडना, ये क्या है? एकिडना इसको बोलते हैं बेटा स्पाइनी एंट ईटर। ओके। दूसरा है फ्यूनम्ब्यूलस, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्क्वायरल। छोटे छोटे जीवों में सबसे प्यारा मुझे ये लगता है स्क्वायरल। दूसरा है रैटस, आप जानते ही होंगे रैट चूहा। और है टेरोपस, इसको बोलते हैं बेटा जनरली बैट, चमगादड़, जानते होंगे। तो अब बताइए कि एग लेइंग एनिमल्स में एग लेइंग मैमल कौन है? तो बेटा इकिडना जो है वो यही है आपका, ये आपके प्लेटिपस, सब जानते होंगे प्लेटिपस के प्रजाति का ही है ये, डकबिल प्लेटिपस या ऑर्निथिंचिस, उसी ग्रुप से आता है एकिडना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनी एंट ईटर बोलते हैं। और ये एग ले करता है, बहुत छोटा जीव होता है ये, ठीक है। ये सबसे मतलब एक तरह से कहिए कि मैमल्स में सबसे प्रिमिटिव ग्रुप, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है ये, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है ये। मेटाथीरिया उसी, सॉरी प्रोटोथीरिया, उसी से ये स्पाइनी एंटीटर, डकबिल प्लेटिपस और निथिंचिस ये सभी डेवलप हुए हैं, जो कि अंडा ले करते हैं, मतलब मैमल्स होते हुए भी अंडा ले करते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए यह 20वां क्वेश्चन ये रहा कि इलियम इज फाउंड इन, इलियम जो है वो किस में पाया जाता है? इलियम इनमें से कौन से में पाया जाता है? देखिए बेटा एटलस जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा का सबसे अपर पार्ट है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। एक्सिस उसके जस्ट बाद का होता है, ये सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो ये छोटे छोटे हड्डियां होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ठीक है। दीज आर स्मॉल बोन्स, स्मॉल बोन्स। तो इसमें तो सिंगल ही है, तो वो अपने ही में रहेगा। पेल्विक गर्डल, हिप बोन, हिप बोन, इसमें क्या होता है कि जो आपका कमर वाला पूरा पोर्शन का जो हड्डी होता है वो पूरी तरह से हिप बोन में आता है, पेल्विक गर्डल में आता है। इसमें होता है वो एक ही बोन, ठीक है, बट उसमें 3 अलग अलग तरह के पेयर में बोन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिस, इलियम और प्यूबिस, इलियम और इस्चियम, इस्चियम। तो ये क्या होता है? ये तीनों मिलकर के आपका बनाते हैं हिप बोन, जिसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पेक्टोरल गर्डल, मतलब कि शोल्डर बोन, शोल्डर कंधा वाला, ये वाला पार्ट। इसमें 2 बोन होते हैं, एक होता है आपका क्लेविकल, एक होता है आपका क्लेविकल और दूसरा होता है स्काप्यूला। तो अब बताइए कि इलियम किस में आ रहा है आपका? तो इलियम यहां पर है, इसलिए आपका आंसर पेल्विक गर्डल होगा, ठीक है। कि इलियम किस में पाया जाता है? तो इलियम पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेहनत इसी तरह से करना पड़ेगा बेटा आपको बहुत अच्छे से, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएं और बीएचयू में जल्दी से आएं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाई, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड में, ब्लड में। तो बेटा ध्यान दीजिए, ब्लड प्लाज्मा, तो भैया ब्लड प्लाज्मा में तो होता है वाटर एंड प्रोटीन, तो ये तो कुछ कर ही करे नहीं करेगा। WBC ये हमको प्रोवाइड करता है क्या? इम्यूनिटी। दूसरा क्या है? RBC, ये हमारे लिए क्या करता है? यही हमको ऑक्सीजन एंड
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट वाटर, तो बेटा वाटर तो पूरे बॉडी में ही पाया जाता है जनरली, डाइजेशन से लेकर के हर जगह है, तो इसकी बात ही नहीं करने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या है? आरबीसी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको CHS BHU से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पर आपको BHU CHS से रिलेटेड हर तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो एंट्रेंस रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिट कार्ड रिलेटेड हो, चाहे वो सीट रिलेटेड हो, चाहे हर तरह की BHU CHS की जानकारी आपको माइंड मेकर गुरुजी ऐप पे मिलती रहेगी और इस चैनल पे भी आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी CHS BHU से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का सेग्रीगेशन लॉ, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ऑन पाइसम सटाइवम विच इन्वॉल्व। पूछ रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल्स ने बताया था वो पाइसम सटाइवम पे उन्होंने किया था, तो पूछ रहा है कि कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक पेयर विषम लक्षणों का जोड़ा। टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विषम लक्षणों का दो जोड़ा। फिर है थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विषम लक्षणों के तीन जोड़े। फोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग है, विषम लक्षणों के चार जोड़े। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। देखिए मेंडल के जो जेनेटिक्स के लॉ थे, जो हेरिडिटी प्रिंसिपल्स थे, वो तीन थे मेनली, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक था क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा था क्या? एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो अभी पूछा ही है क्वेश्चन में। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीन लॉ है इनमें। तो तीन लॉ में पहला दो लॉ जो है वो आपको मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। कहां से मिलता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन मिलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे मिलता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस से। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सेग्रीगेशन पूछा गया है तो क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? अपोजिट, जस्ट अपोजिट। जैसे कि एक लंबा ले लिए तो एक छोटा, एक ले लिए काला तो एक उजला, मतलब कि अपोजिट कैरेक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या है? लेंथ लेते हैं तो टॉल एंड ड्वार्फ। अगर कलर लेते हैं फ्लावर का तो वायलेट एंड वाइट। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका 23वां क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। सुप्तप्राय प्रजाति क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि नॉर्मल हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं, प्लांट्स हैं कुछ एनिमल्स भी हैं। तो
50% से अगर कम हो जाते हैं अचानक, 10 सालों पे हर चीज़ की गिनती होती है, तो 10 सालों में अगर 50% घट गया उनका पॉपुलेशन, तो उसको हम लोग वल्नरेबल प्रजाति में रख देते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज में रख देते हैं। वहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरीज रखी गई है, जिसमें सबसे पहले आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा घटना है कि अब ये बहुत मतलब 25% से भी कम रह गया है, 10% के आसपास, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। बाघ जो है वो इंडिया में इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है। जहां हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, सभी जानते हैं कि दिन पर दिन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है अंधाधुंध कि पूछिए मत, रोही में बाघों की जनसंख्या घट रही है। ठीक है, डॉग, कुत्ता की तो आप आसपास में देखते होंगे, कुत्ते की कमी नहीं है, मेढक भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, रैट जो चूहा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ठीक है, जो सबसे कमी है वो किसकी है? बाघों की है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसीलिए हम लोग आजकल टाइगर रिजर्व बहुत सुने होंगे, ये वर्ड टाइगर रिजर्व, जहां 2-4 बाघ भी हैं किसी अगर जंगल में, किसी बड़े जंगल, तो उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जा रहा था, ताकि वहां पे टाइगर को कोई क्षति ना पहुंचे। यहाँ तक कि टाइगर की रखवाली के लिए, टाइगर के सहायता के लिए, टाइगर के हेल्प के लिए बहुत इंतजाम, बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं। तो टाइगर रिजर्व खोले गए हैं बाघों के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसका जनसंख्या बहुत कम हो चुका है अब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ एडल्ट फ्रॉग द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल एडल्ट फ्रॉग में वर्टिब्रल कॉलम का संख्या कितना होता है? तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 10 होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी है? इन ह्यूमन बॉडी, अगर ये पूछा जाए इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी? कितना होगा? 26 वर्टिब्रल कॉलम्स हम लोगों के बॉडी में होते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए है कि द कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज कॉज्ड ड्यू टू। कलर ब्लाइंडनेस, कलर का कंप्लीट हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं कि ये लाल है कि नीला है, काला है, उजला है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कि दिखेगा कि हाँ सामने आप हैं, मैं हूं, लेकिन आपने कौन से कलर का कपड़ा पहना है, मैं कौन से कलर का कपड़ा पहना हूं, ये नहीं आप आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? म्यूटेशन, डिफेक्ट इन कॉर्निया, ब्लड डिफिशियंसी और ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका आंसर होगा म्यूटेशन, क्योंकि बेटा कलर ब्लाइंडनेस कभी भी होती है म्यूटेशन से होती है, और फिर वो जेनेटिक पकड़ लेता है ऐसा कि वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा, लेकिन पहली बार जब होता है तो वो म्यूटेशन से होता है। डिफेक्ट इन कॉर्निया, कॉर्निया में डिफेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बताइए, बहुत कॉमन है, जो आसपास में कहीं ना कोई एक आध रोगी मिल ही जाएंगे आपके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, जिसको ग्लूकोमा भी बोलते हैं हम लोग। ब्लड डिफिशियंसी, ब्लड के डिफिशियंसी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, इसमें किसके कारण होता है? विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होगा? आपको ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी प्रॉपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, फिर कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ किसी और साल के नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक आप लोग देखते रहें इसको भी, और कोई भी अच्छे से अपडेट के चाहिए आपको, अगर BHU CHS से रिलेटेड 6th, 9th और 11th क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, चाहे फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, तो आप माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे हर एक अपडेट मिलेगी आपको। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि चैनल पे भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं इंट्रेंस से रिलेटेड, और आपके क्वेश्चन सीरीज ऐसे ही आते रहेंगे। ये आज बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज रहा, फिर अभी
कुछ दिनों में आपको मिलेगा, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।